हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे EWS कोटा यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को जो कोटा प्रदान किया गया था 10%, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा, कोई ना कोई हम हर एक तरीके से रिजर्वेशन से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं और रिजर्वेशन होती है वो हम सबको ही प्रभावित करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में EWS कोटे को चैलेंज कर दिया गया है और 5 न्यायाधीश की जो बेंच है वो इस मामले में देखेगी कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। इस वीडियो में हम दोनों पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि जिन्होंने चैलेंजेस दी हैं उनके पक्ष भी जानेंगे कि उन्होंने किस बेसिस पे ये कोटा है वो चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ में जो गवर्नमेंट है वो अपने डिफेंस में क्या कह रही है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। साथ में पॉलिटी के आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे, तो ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि जो अमेंडमेंट हुई थी वो अमेंडमेंट आखिरकार है क्या थी। तो आपको पता होगा 2019 में 124th बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, और देखिए, और जो इसका अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको दो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। बिल होता है कि देखिए पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल लाए जाते हैं कि आप ऐसा काम कर दीजिए, आप ऐसा काम कर दीजिए, और फिर उन बिल्स पे क्या कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। अब जो बिल में वोटिंग मेजोरिटी से हो जाती है तो वो बिल पास हो जाता है, और जिसमें मेजोरिटी नहीं होती वो बिल फिर पास नहीं हो पाता। इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल है 124th बिल है, ठीक है, 124th बिल है। और जो इसका वो हुआ था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था 103 एक्ट, यानी कि ये एक्ट बन चुका था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या किया गया था। इसमें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी उन लोगों को जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, यानी कि जिनके पास आर्थिक से उन्हें रिजर्वेशन दी गई थी। और जो आर्टिकल 15 और 16 था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी से डील करने के लिए, उसमें भी इसमें अमेंडमेंट की गई थी। तो देखिए, अब जो 5 जजों की जो बेंच बैठाई गई है वो क्या देखेगी, तो वो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेफर टू 5 जज बेंच हैज़ a batch of petitions challenging the 103rd constitutional amendment of 2019। ये ईयर भी आपको याद रखना है कि ये 2019 में पास किया गया था। That provides 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीश वाली संविधान पीठ को 2019 के 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच का उल्लेख किया है, यानी कि ये काफ़ी सारी मतलब सीरीज ऑफ पिटिशंस आई हैं जिनका कि एक बैच तैयार कर लिया गया है, और उसमें 5 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट है बेंच है वो देखेगी इस मामले में। तो जो आर्टिकल 15 था, अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल हमारा 15 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है कि हम किसी भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कौन से भी ग्राउंड्स में। तो वो ग्राउंड्स दे रखे हैं हमें, यानी कि रिलीजन, अगर कोई हिंदू है मुस्लिम है हम उसमें धर्म उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। कोई रेस है यानी कि वो किस रेस से बिलोंग करता है बिल्कुल नहीं करेंगे। कास्ट से, सेक्स मतलब कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ वो कहाँ पे पैदा हुआ है इस बारे में भी हम उसे किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा आर्टिकल 16 है वो कहता है कि हम आपको जो भी इस भारत देश के नागरिक हैं हम उन सबको क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे पब्लिक मैटर्स में, क्योंकि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। यानी कि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आप सबके पास ही बराबर का मौका है, एक रिक्शे वाले के पास भी बराबर का मौका है और आपके पास भी। अब जिसमें सबसे ज़्यादा टैलेंट है वो नौकरी पा सकता है। बट देखिए, फिर आप कहोगे कि जो रिजर्वेशन है वो तो दी जाती है, वो तो मतलब अगर कोई गरीब है, कोई पिछड़ी जात का है तो उसे रिजर्वेशन दी जाती है, वो किस बिना पे दी जाती है। तो इसी आर्टिकल 16 का एक और क्लॉज कहता है, इसमें एक एडिशनल क्लॉज जोड़ा गया है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है, या फिर देखिए अब जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें भी जो अमेंडमेंट की गई थी उसमें भी एक आर्टिकल जोड़ा गया था कि इसमें कि इकोनॉमिकली जो लोग वीकर होते हैं उसे भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। उसमें मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दी हैं इस आर्टिकल में भी, इसलिए जो रिजर्वेशन है वो दी जाती है। तो जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, ठीक है ना, जाति, लिंग या जन्म के स्थान में आधार पर भेदभाव को रोकता है,
अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है। दोनों प्रावधानों में एक अतिरिक्त खंड जोड़ा गया है जिससे संसद को ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति मिलती है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए है। ठीक है ना, जैसे कि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, शेड्यूल क्लासेस होते हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। उसी तरीके से एक और क्लॉज इसमें जोड़ा गया बाय अमेंडिंग द आर्टिकल 15 एंड 16 कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उन्हें भी क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। अब आके बात करते हैं, अब ये जो रेफरेंस दिया गया है वे क्या मायने करता है। तो जो रेफरेंस मतलब 5 जो लार्ज बेंच को जजेस को दी गई है तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए, जो 5 अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है जिसकी सुनवाई 5 जज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, तो वो किस बेसिस पे करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 145 का क्लॉज 3 बोलता है, वो बोलता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि जो हमारा केस है उससे हियरिंग कर सकें, उसकी डिसाइडिंग कर सकें। तो कौन से केसेस में, जिसमें कि जो हमारा कानून है जो बोले, ये टर्म पकड़िएगा आप, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है ना, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कि जो हमारा कानून है उसके प्रति अगर, अब देखिए दोनों ही बातें सही हैं। अगर उन चैलेंजेस की जो जिन्होंने पिटीशन चैलेंज की है उनकी बात भी सही है और गवर्नमेंट की बात भी सही है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एक लार्जर बेंच बिठाई जाती है इन तरह के मामलों में। अब देखिए, ये एक बार में एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था जब मैं ऑफलाइन में थी, तो उसने पूछा था कि मैम क्या हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि 5 जजों की बेंच बैठी, 3 जजों की बेंच बैठी, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा सिंपल सा मतलब है ऐसा करने से कि जो जब भी हम मतलब क्या करेंगे, जिसका डिसीजन आएगा जो भी मतलब उसका, तो डिसीजन किस में आएगा, मेजोरिटी में डिसीजन आएगा। जैसे देखिए, मान के चलिए 5 बेंच है तो उसका डिसीजन 3-2 से आ सकता है, 2-3 से आ सकता है, या फिर 4-1 से आ सकता है, 5-0 से आ सकता है। कभी टाई नहीं होगा। अगर देखिए 4 जजेस होंगे तो क्या होगा, 2-2 से डिसीजन बढ़ सकता है, फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमेशा मतलब इवन और नंबर में इसे रखा जाता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इंटरप्शन के लिए आर्टिकल 145(3) बोलता है कि जब लार्जर बेंच बिठा सकते हैं जब हमारा जो मतलब मसला है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का हो। ठीक है, तो एक बड़ी बेंच के संदर्भ में इसका मतलब है कि कानूनी चुनौती एक महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, इस संविधान की व्याख्या के अनुसार कानून को प्राप्त प्रश्न शामिल करने वाले किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड से इसे चैलेंज किया गया है। तो देखिए, द लॉ वॉज चैलेंज प्राइमली ऑन 2 ग्राउंड्स। 2 ग्राउंड्स पर लॉ को चैलेंज किया गया है। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं जिन्होंने चैलेंज किया है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसे वायलेट करता है। ठीक है, ये आर्गूमेंट कहाँ से निकलता है, तो कहते हैं कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड दैट 103rd amendment departs from this by promoting special protection on the sole basis of economic status। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है हमें कास्ट की बेसिस पे, जो आपको पता होगा शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसमें क्या था कि जो सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, तो उसे उस ग्राउंड पे बेसिक स्ट्रक्चर को हमारा रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था। बट जब 103rd अमेंडमेंट लाया गया, वो सिर्फ इकोनॉमिकली बेसिस पे क्या करता है, सिर्फ इकोनॉमिकल बेसिस पे रिजर्वेशन देता है, जो कि सही नहीं है। ऑल्सो देयर इज नो एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ व्हाट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या फॉर्म करता है और क्या नहीं। एनी लॉ डेट वायलेट इट इज अंडरस्टूड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट जो भी कानून इससे वायलेट करेगा उसे हम क्या करार देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देंगे। इस बेसिस पे जो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। अब देखिए, अगर जो हम रिजर्वेशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए या मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज भी हालत देखें तो बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उन्हें वो सम्मान जो उन्हें सोसाइटी में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। जो रिजर्वेशन लाने का मेन मकसद ये था कि जो दबी हुई सोसाइटी है उन्हें ऊपर लाया जा सके, उन्हें बराबर खड़ा जा सके। बट आप आज भी अगर किसी अखबार पढ़ के देख लो तो आपको ऐसे बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन के फैक्टर्स हैं मिल जाएंगे। ठीक है ना,
तो ऐसा आज भी पॉसिबल होता है, इनकी ऐसा मतलब आज ऐसा नहीं है कि आज जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन होना बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम जो सरकार है इस रिजर्वेशन को अभी बंद नहीं कर सकती। जब ये लोग खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, जब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बंद करना कर देंगे किसी के साथ भी, चाहे वो कोई हो, किसी की बेसिस पे रिजर्वेशन मतलब बंद कर देंगे, तो रिजर्वेशन की अपने आप ही नीड खत्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं। कानून को मुख्य रूप से 2 आधारों पर चुनौती दी गई थी। पहला, यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। यह तर्क इस दृष्टिकोण से उपजा है कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों को गारंटीगत विशेष सुरक्षा मूल संरचना का हिस्सा है और यह 103वां संशोधन आर्थिक स्थिति के एकमात्र आधार पर विशेष सुरक्षा का वादा करके इससे प्रस्थान करता है। यद्यपि मूल संरचना क्या होती है इसकी कोई विस्तृत सूची नहीं है, लेकिन इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक माना जाता है। तो अब पिटिशनर्स ने और क्या कहा है, उन्होंने पिटिशनर्स से कहा है कि जो अमेंडमेंट थी 1992 की सुप्रीम कोर्ट में जो केस था इंदिरा सवाहनी का और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें क्या कहा गया था कि जो मंडल रिपोर्ट थी, जो मंडल रिपोर्ट किससे रिलेटेड थी, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड मंडल रिपोर्ट थी, उसमें जो रिजर्वेशन थी वो कैप कर दी गई थी 50% तक ओनली, यानी कि 50% से आप जो रिजर्वेशन है वो एक्सीड नहीं कर सकते हो। द कोर्ट हेल्ड दैट द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लास, यानी कि कोर्ट का कहना क्या था कि जो सिर्फ आप इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति देख के आप एक साथ नहीं डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी क्लास ज़्यादा बैकवर्ड है। तो अब देखिए उसमें कैप लगाई गई थी 50% रिजर्वेशन पे, बट अगर हम 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें तो उसमें 10% रिजर्वेशन और लागू कर दें तो ये कैप बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। तो इस बेसिस पे भी इसे चैलेंज किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर संशोधन को भी चुनौती दी है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का 192 का फैसला का उल्लंघन करता है जो इंदिरा साहनी और ओआरएस बनाम भारत संघ में है, जिसमें मंडल रिपोर्ट को बरकरार रखा था और आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया गया था। सत्तारूढ़ में अदालत ने माना कि पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आर्थिक पिछड़ापन एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। फिर बात करते हैं और अनदर चैलेंज मेड किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं अनएडेड, यानी कि जिन्हें कोई सरकारी हेल्प नहीं मिलती है, दे हैव आर्ग्यूड दैट द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस अ ट्रेड प्रोफेशन इज़ वायलेटेड। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि वो उनकी जो राइट है कि वो कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, तो उनकी ये राइट वायलेट हुई है इस कानून से। कैसे हुई है? when the state compels them to implement its reservation policy and admit students on any other criteria than merit, यानी कि उन्हें कंपेल किया जाता है स्टेट्स के द्वारा कि आप अपने प्राइवेट स्कूल्स में भी इन बच्चों को मतलब एडमिशन्स दो, जो कि किस बेसिस पे दो कि उन्हें मतलब रिजर्वेशन के बेसिस पे दो, ना कि मेरिट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये भी किया गया है। एक और चुनौती निजी गैर शैक्षणिक संस्थानों की ओर से की गई है। उन्होंने तर्क दिया है कि किसी भी प्यार पेशे का अभ्यास करने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है जब राज्य उन्हें अपनी आरक्षण नीति को लागू करने और छात्रों की योग्यता के अलावा किसी भी मानदंड पर लागू करने के लिए मजबूर करता है। फिर अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, उनके जो इन्होंने चैलेंजेस दिए हैं, उनका इन तीनों चैलेंजेस के प्रति क्या कहना है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हैं इनके मिनिस्टर का नाम लिखिए। ठीक है, तो उन्होंने फाइल किया काउंटर एफिडेविट्स to defend the amendment. When a law is challenged, the burden of proving its unconstitutional lies on the petitioners. यानी कि अगर देखिए सरकार ने कोई भी लॉ बना दिया है तो जो इसका बर्डन है, यानी कि अब जिन्होंने चैलेंज किया है, जो पिटिशनर्स हैं, इनका जो बर्डन है कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये अब पिटिशनर्स के ऊपर है। ठीक है ना। तो देखिए गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि जो आर्टिकल 46 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, वो कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसमें लिखा गया है आर्टिकल 46 में कि ये सरकार की ड्यूटी है कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका सरकार को ध्यान रखना है। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस of the people and in particular of the scheduled castes and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। लोग क्या बोलते हैं कि जो स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है। ठीक है ना, आपको मतलब डिफाइन कर दूँ कि जो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप स्टेट टर्म पढ़ते हो, स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है।
स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी जो सरकार है ये उससे मतलब रेफर करता है। आर्टिकल 12 में आई थिंक शायद स्टेट की डेफिनेशन भी दे रखी है, ठीक है ना। तो स्टेट क्या मतलब करना चाहिए, स्टेट को स्पेशल प्रमोट करना चाहिए स्पेशल केयर को जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं और खासकर वो लोग जो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से सोशल इनजस्टिस या फिर एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। तो सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को हिस्सा है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने का कर्तव्य है। राज्य विशेष रूप से लोगों के कमजोर वर्गों में शैक्षिक और आर्थिक हितों का ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा, कानून ये कहता है, ठीक है। तो ऑन द चैलेंज द गवर्नमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो गवर्नमेंट का चैलेंज आया था कि जो गवर्नमेंट है जो मतलब जो लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो गवर्नमेंट ने आर्गू किया है टू सस्टेन अ चैलेंज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट मस्ट बी शोन दैट द वेरी आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अलर्टेड। तो देखिए सरकार का कहना क्या है कि देखिए अगर आप कह रहे हो कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वायलेट हुआ है तो आपको जो वेरी आइडेंटिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ हो, आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि जो मैंने आपको बताया ना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कोई वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है, तो इसमें आप खेल सकते हो। वो कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, तो दोनों के पास ही आर्गूमेंट्स उपलब्ध हैं, तो इसमें हम नहीं जा सकते। इस चुनौती पर कि संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करता है, सरकार ने तर्क दिया है कि एक संविधान संशोधन के खिलाफ एक चुनौती को बनाए रखने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि संविधान की बहुत पहचान बदल दी गई है। तो काउंटरिंग द क्लेम्स द अमेंडमेंट वायलेट्स द इंडियन इंदिरा स्वामी प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया था इंदिरा स्वामी केस हुआ था, तो उसमें सरकार का अब क्या कहना है। द गवर्नमेंट रिलाइड ऑन 2008 रूलिंग। तो गवर्नमेंट ने मतलब क्या किया है कि 2008 में भी एक रूलिंग आई थी, कौन से में थी, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन विच द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 27% कोटा फॉर ओबीसीज। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो ओबीसी को 27% कोटा मिलना चाहिए। द आर्गूमेंट इज दैट, अब आर्गूमेंट क्या है कि जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था डेफिनेशन की कि ओबीसी वाज नॉट मेड ऑन द सोल क्राइटेरिया ऑफ कास्ट बट अ मिक्स ऑफ कास्ट एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जो माना था कि जो ओबीसी को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं दे रहे हैं बट एक मिक्स फैक्टर है, उनका इकोनॉमिकली फैक्टर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो प्रूव करता है कि देयर इज़ नॉट नीड ऑफ सोल क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग रिजर्वेशन, यानी कि एक सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि रिजर्वेशन के लिए, ये सरकार का कहना है, ठीक है। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्म्ड बाय द कोर्ट। अब जो रेफरेंस दिए गए हैं वो क्या दिए गए कोर्ट के द्वारा। द एससी सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूड दैट द केस इन्वॉल्व्ड एटलीस्ट 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है ये अरेज करता है। फर्स्ट, वेदर इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन कैन नॉट बी द बेसिस टू डिटर्मिन बैकवर्डनेस, क्या सिर्फ जो आर्थिक पिछड़ापन है वही क्राइटेरिया हो सकता है डिसाइड करने का। सेकंड, द ईडब्ल्यूएस कोटा एक्सीड द सीलिंग कैप ऑफ 50% सेट बाय द कोर्ट, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है जो कैप है 50% की उसे क्या करता है, एक्सीड करता है। और तीसरे साथ में कि जो अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें क्या करता है, उनकी राइट्स को ये वायलेट करता है, ठीक है, ताकि जो स्टेट उन्हें कंपेल करता है कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे लो मेरिट के बेसिस के अलावा, तो ये तीनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बेंच देखेगा, ठीक है ना। इन दावों को पलटने के लिए संशोधन इंदिरा साहनी सिद्धांत को उल्लंघन करता है। सरकार 2008 के एक फैसले पर निर्भर थी, ठीक है ना। आई थिंक ये स्लाइड चेंज हो चुकी है, स्लाइड यहाँ पे लगनी थी, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, ठीक है ना। तो ताकि ये साबित किया जा सके कि आरक्षण के अनुसार एकमात्र मानदंड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना है 5 जने, उसकी कोई भी डेट नहीं दी गई है। जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियो अबाउट इट, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।